उसके बाद देखते हैं कि कवि कहता है, सॉरी, लेखिका कहती हैं कि चार जो हम चार लिखते हैं और तमाम ख़ानदान हमें पढ़ता है। मेरे ससुराल में कोई नहीं पढ़ता, इस तथ्य को हजम करने मुझे काफ़ी वक्त लगा। कहने का तात्पर्य कि सब लोग पढ़ते हैं लेकिन मेरे ससुराल में कोई नहीं पढ़ता। वही बात है कि जब इंसान का बाहर सम्मान होता है तो उसके बाद फिर उसको घर में सम्मान होता है, पहले उसकी कद्र नहीं होती। फिर उसके फ़ायदे भी नज़र आने लगे। कम से कम घर के भीतर तो मुझे हिंदी आलोचना बुद्धि से दो चार नहीं होना पड़ता। कहने का तात्पर्य है कि अगर घर के नहीं पढ़ते तो उससे मुझे ही फ़ायदा है, क्योंकि मैं जो भी गलत या सही लिखूँ उसके बारे में कोई मेरी बुराई नहीं करता। खैर, मैं अपनी नहीं उन आदेवियों की बात कहना चाहती हूँ जो परदादी की मन्नत के नातीजतन धरती पर आई और नतीजतन मतलब विशेष रूप से मन्नत के कारण और लेखक बनी, या सॉरी लेखक नहीं बनी। जो बनी उन्हें सांस लेने की ज़रूरत कुछ ज़्यादा हो समझ में आता है। जैसे मेरे पिताजी ने एक बार मंजुल से कहा, मंजुल जो बड़ी बहन थी, कोई दम नहीं घुटता, सांस लेने की ज़रूरत ही ज़्यादा है, पर यहाँ तो हम गैर लेखिका बहनें सवा शेर। आगे देखेंगे चौथे नंबर वाले रेणु का आलम यह था कि गर्मी की दोपहरी में स्कूल से वापसी पर जब गाड़ी उसे और उसके छोटी बहन अचला को बस अड्डे लेने जाती तो रेणु उसमें बैठने से इनकार कर देती। उनका कहना था कि यूँ थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना सामंत शाही का प्रतीक था, जो शायद था, पर साथ ही पिता के अतिरिक्त लाड़ का भी। कहने का तात्पर्य उन्हें भले ऐसा कुछ व्यवस्था मिलता था, लेकिन ये शाही लोग जो राजा लोग होते हैं उनके घरों में ऐसा होता है। लेकिन हमारे बाबूजी जो थे हमसे बहुत प्रेम करते थे, इसलिए वो हमारे लिए गाड़ी भी भेज दिया करते थे। और रसोइये को खाना खिलाकर जल्दी फारिग करने की लाचारी का भी मतलब आगे भेजने का। माँ तो सब चीज़ों से उदासीन रहती थी। पिता काफ़ी कुड़ते भुनते जब देखते कि अचला गाड़ी में बैठी चली आ रही है और रेणु पीछे पीछे पसीने से तरबर खरामा यहाँ पे जो दिया है धीरे धीरे जो है वो चली आ रही है एकदम पसीने से तरबर धूप में। बचपन में एक बार चुनौती दिए जाने पर उसने जनरल मिथिमैया को पत्र लिखकर उनका चित्र मंगवा लिया था, जो एक मोटरसाइकिल सवार जवान आकर उनके हाथ में दे गया था। पड़ोस में उनका रुतबा काफ़ी बढ़ गया था। गाड़ी में बैठने के साथ उसे इम्तहान देने से भी परहेज़ था, मतलब परीक्षा भी वो नहीं देती थी। स्कूल मतलब परीक्षा देने देती थी, लेकिन परीक्षा देने में उनको बहुत समस्या होता था, देना ही नहीं चाहती थी। स्कूल तो जैसे तैसे पास कर लिया। जब बीए का इम्तहान देने की बारी आई तो वह अड़ गई। पहले मुझे समझाओ कि बीए करना क्यों ज़रूरी है, तब मैं इम्तहान दूंगी। अर्थ इम्तहान मतलब परीक्षा होता है। अगर मुझे यकीन आ गया कि हाँ कोई फ़ायदा है वरना नहीं, तो हमने तरह तरह के तर्क दिए। बहनें कहती हैं कि हमने बहुत कई तरह से उसको समझाया। माँ ने कहा पिताजी से पूछो, पिताजी ने कहा नौकरी कर पाओगी, शादी कर पाओगी, लोग इज्जत से देखेंगे, वगैरह वगैरह। कोई तर्क विश्वसनीय नहीं लगा, न रेणु को न खुद उन्हें। आखिर उन्होंने उसी कुतर्क का सहारा लिया जो युगों से माँ बाप के काम आता रहा है। कहा बीए करो क्योंकि मैं कह रहा हूँ तो करो। ऐसा पिताजी कहते हैं कि तुम बीए करो क्योंकि मैं कह रहा हूँ, इसलिए तुमको करना पड़ेगा। रेणु ने बीए तो कर लिया, पर सिर्फ पिता की खुशी के लिए, यानी बस पास होने लायक नंबर लाकर। सच बोलने में वह माँ से 2 कदम आगे है। गनीमत यह है कि आधा समय उसके सच सुनकर लोग सोचते हैं वह मजाक कर रही होगी, इसलिए बिना मेहनत वह लोगों को हंसाए रख लेती है। अब सच बोलने का उसे और बहुत ज़्यादा शौक़ था। सच अपनी माँ से भी ज़्यादा बोलती थी, इसीलिए लोग उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते थे। लगता था कि मजाक कर रही है, और वैसे ही लोग हंस दिया करते थे। लोगों को हंसाने के लिए उनको बहुत मेहनत नहीं करना पड़ता था रेणु को। आज भी उसे कोई इत्र भेंट करता तो वह कहती नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ। वाह, मतलब आज कहने का तात्पर्य कि इत्र उसको ज़रूरत पड़ता है जिसका शरीर महकता है, लेकिन वो तो नहाती है तो उसका शरीर महकता नहीं, तो क्या करेगी सेंट लेकर, इत्र लेकर। अब तीसरे नंबर पे थी चित्रा।
वह कॉलेज पढ़ने जाती थी पर खुद पढ़ने से ज़्यादा दिलचस्पी औरों को पढ़ाने में रखती थी। होशियार थी, मतलब भाई टाइप का, दादागिरी टाइप का। इसलिए इम्तहान में उसके अंक कम और उसके सर्दियों मतलब साथियों के ज़्यादा आते थे। पर अपने यहाँ सब चलता था। उसकी शादी का वक्त आया तो उसने एक नज़र में लड़का पसंद करके ऐलान कर दिया कि शादी करेगी तो उसी से, मतलब फ्रैंक थी वो लड़की। अब मुश्किल यह थी कि हमारे माँ बाप ही नहीं, खुद लड़का भी उसके निर्णय से वाकिफ़ नहीं था। वाकिफ़ नहीं था कहने का उस लड़के को भी पता नहीं था कि वो उसने ऐसा बोल दिया है, लड़के को भी नहीं पता था। पर उसका कहना था वह जो सोच लेती है करके रहती है। तो उसकी शादी उसी लड़के से हुई। अंततः कोई मुश्किल पेश नहीं आई, कोई मुश्किल नहीं हुआ। आती भी क्यों, उसने कहा, मैंने पहली मुलाकात में ही उसे बतला दिया था कि मैं जो सोच लेती हूँ होकर रहता है। मतलब दबंग थी। जो उसने बात आगे खींची ही नहीं, वो लड़का आगे बात बढ़ाया ही नहीं, पहली मुलाकात में हथियार डाल दिया। हमने सबसे छोटी बहन अचला काफ़ी दिनों तक कुछ कम खिसकी मालूम पड़ती थी, मतलब थोड़ा सा माइंडलेस कहा जाए। पिता का कहा मानकर पहले अर्थशास्त्र किया, फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया, फिर ढंग से पढ़ाई की, पास हुई, फिर पिता की पसंद से शादी भी कर ली, पर उसके आगे लीक पर नहीं चल पाई। लेकिन पहले तो ठीक ठाक, मतलब अच्छे से दिमाग लगा करके। यहाँ पे लिखा है खिसकी मालूम पड़ती रही, कुछ कम खिसकी, मतलब कम खिसकी मतलब अन्य बहनों की अपेक्षा ज़्यादा टैलेंटेड थी। सब कुछ पढ़ाई लिखाई सब अच्छे से किया, शादी भी की, लेकिन शादी के बाद वो बहू बनकर अच्छे से नहीं चल पाई। घर बार में मन ज़्यादा रुचा नहीं, मतलब उसका घर में मन अच्छा लगा नहीं, बहू अच्छे से नहीं बन पाई। मंजुल और मेरी तरह उम्र में 30 बरस पार करते ही लिखने का रोग लग गया। लेकिन जैसे ही हम मंजुल और मेरे मैं मिदुला हम लोग जैसे लिख रहे हैं, उसको भी लिखने की आदत पड़ गई। अब आगे क्या होता है। एक बात हम में एक सी रही, घर बार का परंपरागत तरीके से हमने भले न चलाया हो, उसे तोड़ा भी नहीं। शादी एक बार की और उसे कायम भी रखा, चाहे तलाक के कागार पर खड़ी चली हो, पर कागार तोड़ डूबी नहीं। कहने का तात्पर्य कि हमने भले मतलब हमने भले अपने वैवाहिक जीवन में अच्छे से वैवाहिक जीवन को ना निभा पाया हो, लेकिन शादी तोड़े नहीं। शायद इसलिए कि जैसा मैंने अपने पहले उपन्यास में लिख डाला था, हम सभी विश्वास करती रही होंगी कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। घर के भीतर रहते हुए भी अपनी मर्जी से जी लो तो काफ़ी है। बहुत अच्छा यहाँ पे बोले हैं कि अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप अपने पति से खुश रहो, घर के अंदर जो भी बात है सुलह कर लो, बाहर निकलने से भेद खुल जाता है, बदनामी होती है। शादी के बाद में बिहार के ऐसे छोटे कस्बे जिसका नाम था डालमिया नगर में रही, जहाँ मर्द औरतें चाहे पति पत्नी क्यों ना हो, पिक्चर देखने भी जाते तो अलग अलग दबड़ों में बैठते, मतलब अलग अलग लाइन में बैठते, जगह पे बैठते। मैं दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहाँ पहुँची थी मिथिला गर्ग कह रही, और नाटकों में भी अभिनय करने की शौकीन रही थी। मैंने उनके चलन से हार नहीं मानी। साल भर के भीतर उन्हीं शादीशुदा औरतों को पराए मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया। अगले 4 साल तक हमने कई नाटक किए। अकाल राहत कोष के लिए उन्हीं के माध्यम से पैसा भी इकट्ठा किया गया। फिर वहाँ से निकली तो कर्नाटक के और भी छोटे कस्बे जैसे बागलकोट में पहुँच गई। तब तक मेरे 2 बच्चे हो चुके थे जो स्कूल जाने के लायक उम्र में हो चुके थे, पर वहाँ कोई ढंग का स्कूल नहीं था। अब लोगों की राय पर मैंने पास के कैथोलिक बिशप के दरख्वास्त की कि उनका मिशन वहाँ के सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से हमारे कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दे। पहले उन्होंने कहा चूँकि उस प्रदेश में क्रिश्चियन जनसंख्या कम थी, इसलिए वहाँ वे स्कूल खोलने में असमर्थ थे। अब मैंने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा पाने के लायक सिद्ध कर दिया था। करते हुए अपना इसरार जारी रखा, मतलब आग्रह निवेदन जारी रखा। तब उन्होंने कहा हम कोशिश कर सकते हैं, बशर्ते आप हमें यकीन दिलाएं कि वह स्कूल अगले 100 वर्षों तक चलता रहेगा। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा स्कूल को छोड़िए, किसी के भी बारे में यकीन नहीं दिलाया जा सकता और वह अगले 100 वर्ष तक चलेगा। वे भी गुस्सा खा गए, बोले खुदा का लाख शुक्र है बच्चों के ना पढ़ पाने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं। तो इस तरीके से उन दोनों में तकरार बात होने लगा और बात आगे बढ़ने लगी।
तो ठीक है बच्चों, आज इतना ही पढ़ेंगे, कल के चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। आप अच्छे से पढ़ाई करो। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।